केपी ग्रुप ह्यूमन फाउंडेशन की जानिब से जमात सातवीं के लिए जो है पहला चैप्टर दो अजीम हुकूमतें जो एकम कसौटी में पूछे जाएंगे बच्चों के लिए। तो मैं आपको यहाँ का पढ़ करके जो एक्सप्लेन करूँगा समझाऊँगा, आप लोग को फिर इसके हिसाब से जो एक्सरसाइज करना रहेंगे। देखते हैं दो अजीम हुकूमतें। नंबर एक है कन्नौज। कन्नौज एक शहर का नाम है। हर्षवर्धन 606 से 647। अपने वालिद पर प्रभाकर वर्धन के इंतकाल के बाद बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर की जानिब हुकूमत संभालते थे। गोल राजा शोशानक की दगाबाजी की वजह से उनका भी इंतकाल हो गया। बहन राज्य श्री को मालवा की राजा देवगुप्त ने कैद रखा था। ऐसे नामुसाद हालात में हुकूमत के सरदारों के मशवरों से हर्षवर्धन ने थानेश्वर मौजूदा पंजाब हरियाणा के मुकाम पर राजपाट संभाला। हुकूमत हासिल होते ही उसने अपनी कैद शुदा बहन राज्य श्री को आज़ाद कराने का मुसम्मम इरादा किया। बनबासी औरतों और बुद्ध साधु दिवाकर मित्र के ताउन से हर्षवर्धन ने राज्य श्री बेवा को जंगल में सती होने से रोकने में कामयाबी हासिल की। उस दौरान कन्नौज उत्तर प्रदेश की हुकूमत का कोई हुक्मरान न होने की वजह से हर्षवर्धन ने अपनी बहन की हुकूमत अपनी निगरानी में कर ली। उसके बाद उसने मालवा के राजा देवगुप्त को शिकस्त दी। गौड़ राजा शोशानक पर हमला करने के लिए उसने आसाम का रूप का रूप काम रूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ बड़ी समझदारी से दोस्ताना ताल्लुकात पैदा किए। उसके बाद एक लश्कर जरार के साथ उसने घोड़ राजा शोशानक को ज़बरदस्त शिकस्त दी। उसकी हुकूमत के बहुत बड़े हिस्से को फतेह कर लिया। मालवा और सौराष्ट्र पर भी फतेह हासिल की, लेकिन दक्कन के राजा पुलकेशी दुर्गम के साथ जंग में उसे फतेह हासिल न हो सकी। फिर भी मुसलसल 7 बरस तक विजय यात्रा फतेह की कोच करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर की छोटी सी हुकूमत को एक वसी सल्तनत में तब्दील कर दिया। ये था पहला पैराग्राफ। हर्षवर्धन की हुकूमत के बारे में बताया गया, सम्राट हर्षवर्धन, जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है दूसरे पैराग्राफ में। हर्ष की हुकूमत और उसका इंतज़ाम, यानी जो हर्षवर्धन थे उनकी हुकूमत और वो उनकी हुकूमत में किस तरीके से जो इंतज़ामात करते थे हुकूमत चलाने के लिए, उसके ताल्लुक़ से यहाँ मालूमात दी गई है। देखते हैं। हुकूमत के तमाम इंतज़ामिया पर हर्षवर्धन बज़ात खुद निगरानी रखता था। निगरानी के लिए वो हुकूमत के तमाम इलाकों में मुसलसल सफ़र करता था। उसने अपने दिन भर के औकात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। पहला हिस्सा हुकूमत के इंतज़ामिया के लिए, बकिया 2 हिस्से रियाया की फलाह व बहबूदी और मजहबी उमूर के लिए तकसीम करके रखते थे। इंतज़ाम हुकूमत में इंसाफ और फ़र्ज़ की अदायगी से मुतालिक बड़ा बाउसूल था। भलाई के कामों में मसरूफ़ियत की वजह से खाना भी भूल जाता था। ये यहाँ पर जो तहरीर दी गई है, ये हर्ष यहाँ पर जो है तहरीर दी गई है, देखो ये जो दिख रही है आपको, ये हर्षवर्धन के ज़माने की तहरीर है। इसके अलावा अब देखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी हुकूमत में कई सुराह, बावलिया, कुएं, तालाब, मठ और खानकाएँ बनवाई थी। जानवरों के कत्ल पर पाबंदी आयद की थी। वह हर साल एक धर्म चर्चा सभा, मजहबी मुबाहिसे की मजलिस का इनेकाद करता था और हर 5 साल में प्रयाग के मुकाम पर मजहबी मजलिस मुनाकिद करता था। मजहबी मजलिस के दौरान वो अपना ख़जाना और जिस्म पर पहने तमाम ज़ेवरात तक भी खैरात कर देता था। मुअज़्ज़ब अदीब और अजीम शायर बान भट्ट की वजह से हर्षवर्धन के दरबार को 4 चांद लग गए थे। उनकी मशहूर अदबी तख्लीक़ात हर्ष चरित और कादंबरी संस्कृत अदब में आला मुकाम रखती थी। सम्राट हर्षवर्धन खुद भी अदीब था। उसने नागानंद, रत्नावली और परियत्रिक्षा 3 ड्रामे लिखे थे। सम्राट हर्ष के ज़माने के कई अहम वाक़यात हमें हर्षचरित से मालूम होते हैं। यहाँ पर जो इंडिया का नक्शा है, इसमें हर्षवर्धन की हुकूमत कहाँ कहाँ थी वो दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर जो है आपको ये कन्नौज दिख रहा है। कन्नौज जैसे हमने शुरुआत में पढ़े,
कन्नौज और ये जितना भी जो पिंक कलर का हिस्सा है ये राजा हर्षवर्धन के हुक्मरानी में था। आगे देखते हैं। इसके बाद है सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। जैसे कि आप लोग को पता है, नालंदा विद्यापीठ दुनिया की सबसे पुरानी विद्यापीठों में से एक है। हर्ष ने अपनी हुकूमत नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को ज़रूरी इमदाद बहाम पहुंचाकर अपने मुल्क निज गैर ममालिक में शोहरत अता की थी। इस नालंदा विद्यापीठ के अखराजात के लिए उसने 100 गांव अता किए थे। लोहा, चांदी और पारा की भस्म को दवा के तौर पर इस्तेमाल की हिदायत देने वाला माहिर इल्म कीमिया नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ से ही ताल्लुक़ रखता था। ये नालंदा विद्यापीठ है। इसके अलावा अब हर्षवर्धन के दौर में लोगों की तर्ज ज़िंदगी कैसी थी वो देखना है। कदीम शहरों और गांव के अतराफ किला बंद दीवारें फसलें थी, उनमें दाखिले के लिए बड़े दरवाजे थे। माशरे में 4 ज़ातें थी। पर्दे का रिवाज और बैनुल ज़ात यानी अंदरून ज़ात शादी का रिवाज ना था। रस्म सती, बचपन की शादी और एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज शुरू हो चुका था। लोग अपनी ग़िज़ा में दूध, उसकी बनावटें, नीज गेहूँ, चावल, फलों और सब्ज़ी तरकारियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लोग सादे, सफ़ेद और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे। मर्द धोती और औरतें साड़ियाँ पहनती थीं। उनके जेवरात में फूल, माला, एक से ज़्यादा पेच वाली अंगूठियाँ, कड़े, कंगन, हार वगैरह का शुमार होता था। तफरी में शतरंज, गोटबाजी के खेलों का रिवाज था। नट और इमदादी मदारी गांव 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 फिर कर लोगों को तफरी का सामान मुहैया करते थे। रियाया का ख़ास पेशा ज़राअत और पालतू जानवरों की परवरिश था। ज़मीन का महसूल मतलब टैक्स। ज़मीन का टैक्स पैदावार का छठा हिस्सा नहीं के बराबर लिया जाता था। अंदरूनी और बैरूनी तिजारत देश के लोगों के हाथ में थी। तिजारत और अशिया के दरामद और बरामद के लिए पाटलिपुत्र से भोरोगो, कच्छ, हालिया भरूच की बंदरगाह तक एक मुसलसल शारा की सहूलत हुकूमत की तरफ से की गई थी। तिजारती ज़र तबादले के तौर पर सोने चांदी के सिक्कों का चलन था। चमकीली अशिया, मूर्ति और हाथी के दांत और इमारती लकड़ी के सर्व सामान बनाकर बरामद किए जाते थे। तिजारत का पल्ला भारत की तरफ झुका हुआ था, इसलिए माल और दौलत की फरावानी थी। हर्षवर्धन के ज़माने हुकूमत में रोम से तिजारत की वजह से बहुत ज़्यादा सोना खींच कर आता था। हिंदू, बौद्ध, जैन मज़हब के मानने वालों के दरमियान दीगर मज़हब का एहतराम पाया जाता था। अब ये देखना है सम्राट हर्षवर्धन के ज़माने में कौन कौन सी ख़राब रस्में थी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सती की रस्म थी, ये ख़राब रस्म थी। आज भारत में कौन कौन सी ख़राब रस्में हैं, आपको मौजूदा हालात को सामने रख कर के देखना है कि कौन कौन सी ख़राब रस्में, और वो नोट डाउन करना है। मौजूदा दौर में कौन सी तफरीही सामान पाए जाते हैं। अभी कौन सी तफरीही सामान है भाई, हम तो घूमने फिरने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं भाई। ताजमहल है, लाल किला है, गेट ऑफ इंडिया है ना, ताजमहल होटल है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप लोग गए होंगे, तो वो सब चीज़ों के नाम आप लिख सकते हो। कदीम ज़माने में शहरों के अतराफ फसलें क्यों बनाई जाती थी, ये मैं ऊपर आपको समझाया, और आपको उसी में से देख करके लिखना है। इसके अलावा देखेंगे, आपके दिल में एक सवाल पैदा होगा कि ये सब मालूमात कैसे हासिल हुई। जवाब ये, एक चीनी सैय्यद के सफ़रनामे से। वो चीनी सैय्यद था योंग सॉन्ग। वो टाइम पे जो ये हमें आज ये मालूमात कैसे हासिल हुई, तो उस टाइम पर कदीम ज़माने में एक चीनी सैय्यद था। सैय्यद मतलब घूमने वाला, है ना, गाइड। तो वो इंडिया आया था चीन से, और उनकी किताब के अंदर जो है ये सारा सफ़रनामा लिखा हुआ है। योंग सॉन्ग के सफ़रनामे का नक्शा, ये उन्होंने पूरा एक नक्शा भी दिया है यहाँ पर, जैसे कि नक्शा बताया गया है। ये योंग सॉन्ग का पूरा नक्शा है ना, भारत का सफ़रनामे का, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखते हैं, योंग सॉन्ग 629 से 645 तक हर्ष के ज़माने हुकूमत में ये चीनी सैय्यद भारत में आया था। बुद्ध मज़हब की तालीम हासिल करने के लिए उसने नालंदा विद्यापीठ में 5 साल गुजारे थे। योंग सॉन्ग ने लिखा है कि हर्षवर्धन की हुकूमत में 100 बुद्ध खानकाएँ मठ थी। हर्षवर्धन ने लिखा है कि हुकूमत में 100 बुद्ध खानकाएँ थी।
अवामी ज़िंदगी सादी हकीकत पर मबनी बहुत सुखी थी, नेक किरदार और इंसाफ और सच्चाई पर मबनी थी। मक्कारी या वादा फरामोशी को गुनाह समझा जाता था। नंबर 2 है तापती दा दापति। उस ज़माने में जुनूबी भारत में भी राजा हर्ष की तरह एक बहादुर हुआ राजा हो गुजरा है। हर्ष उसके सामने हार गया था। उस राजा का नाम पुलकेशी दुअम था। तख्त हुकूमत तक का सफ़र। जुनूबी भारत में चालुक्य सोलंकी खानदान वातापी नगर को बादामी कर्नाटक राजधानी बनाकर हुकूमत करता था। पुलकेशी अव्वल उस हुकूमत का बहादुर राजा था। उसने उसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके परचम में वाराह अवतार की अलामत थी। पुलकेशी अव्वल की के बाद उसका बेटा कीर्तिवर्मा जानशीन हुआ। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना। उसने वातापी में एक बहुत ही खूबसूरत विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्य आचार्य पुलकेशी दुअम तख्त नशीन हुआ। पुलकेशी दुअम 610 से 642। चालुक्य खानदान में पुलकेशी दुअम ने तकरीबन 30 साल हुकूमत की। ये राजा बहुत बाअसर और बहादुर जंगजू था। जंगजू मीन्स लड़ने वाला, बहुत लड़ाकू था। उसने कई जंगें फतेह की। उसने पहले लाट जुनूबी गुजरात और फिर गुर्जर शुमाली गुजरात फतेह किए। दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी के दरमियान वेंकी इलाके फतेह किए। आंध्र प्रदेश में भी उसके कब्जे में था। राजधानी वातापी को उसने बहुत ही खूबसूरत शहर बनवाया। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी फतवात को आगे बढ़ा रहा था, तब दक्कन पुलकेशी दुअम भी अपने लश्कर को शुमाल की तरफ बढ़ा रहा था। ये महाराजा नर्मदा के पास आ मिले और एक बहुत ही बड़ी जंग हुई। हर्ष जैसे अजीम हुक्मरान को पुलकेशी दुअम ने शिकस्त दी। इससे हर्ष की फतवात रुक गई। हर्ष पुलकेशी महारे के वजह से कन्नौज की हुकूमत दरियाई नर्मदा तक ही पहुंचकर अटक गई। पुलकेशी दुअम बहादुर था। उसको फ़नून से बड़ी दिलचस्पी थी। उसके ज़माने में वातापी और धारापुरी के गारे फ़न तामीर से आरास्ता हुए। अजंता के गारों के मुत्तईज मशहूर आलम देवारी तस्वीर उस वक्त बनाई गई। योंग सोंग हिंद के इलाकों में गर्दिश करता था। भारत में पुलकेशी के दोबारा दरबार में पहुंचा था। योंग सोंग उसकी शान और शौकत की खूब तारीफ़ करता है। ये राजा हिंदू मज़हब के मानने वाले थे। उस ज़माने में बुद्ध मज़हब की रफ्तार धीमी हो गई थी। जैन मज़हब की एक शाख दिगंबर का असर बढ़ने लगा था। हर्ष और पुलकेशी हम असर हुक्मरान थे, लेकिन हर्ष कुछ लड़ाइयों के बाद खामोश हो गया था। पुलकेशी खामोश ना रह सका। नतीजतन कांचीवरम के पल्लू खानदान के राजा के साथ जंग लड़ते लड़ते पुलकेशी दुअम हिलाक हुआ। 642 हर्षवर्धन की उसकी हुकूमत के बाद 5 साल जिंदा रहा। कदीम भारत की तारीख में वो आखिरी हिंदू हुक्मरान था। ये था हमारा दो अजीम हुकूमतें, जिसमें हर्षवर्धन के ताल्लुक़ से देखे हमने और पुलकेशी अव्वल और दुअम के ताल्लुक़ से देखें। अब इसके अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए, एक्सरसाइज दी है, तो वो आप लोग को करना रहेगा। मुख्तसर जवाब लिखिए। हर्ष और पुलकेशी दुअम के दायरे हुकूमत से मुताल्लिक़ नक्शा देख करके उनके इलाकों की ख़ास शहर नदियाँ लिखिए। ये आपको ऊपर जो है मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ, उसी में से देख करके आपको करना है। इसके सारे क्वेश्चन आपको पढ़ करके ये जो क्वेश्चंस यहाँ ये जो सवालात दिए गए हैं, ये सवालात जो दिए यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपको ऊपर जो है पैराग्राफ में इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है।